जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार पाठशाला। साथियों 41 एफएडी मॉडल क्वेश्चन पेपर की सीरीज में आज जो आपका टॉपिक रहने वाला वो है इंग्लिश का। इससे पहले हमने जीएस और जीके के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद इसका भी टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की सीरीज में टोटल 30 क्वेश्चन रहने वाले। आपके 30 क्वेश्चन में से 20 प्लस का मैंने टारगेट दिया है। आपका जो भी स्कोर होगा ईमानदारी से, हमको सबका स्कोर चाहिए दोस्तों। ईमानदारी से आप अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे भी पता चले कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि टॉप 30 क्वेश्चंस की सीरीज है। क्वेश्चन नंबर 1 है, आई डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द फंक्शन, सी नाइदर डिड। ठीक है, कॉमन एरर से ये क्वेश्चन है। कॉमन एरर से आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसके। उसके बाद आपको फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स के बाद आपको स्पेल चेक, स्पेल चेक के बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स हम सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें उन्हीं क्वेश्चन को पुटअप किया गया है जो आपके 41 एफएडी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि 23 एफएडी, 17 एफएडी और 16 एफएडी में इन्हीं टाइप के क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, तो ये भी आर्मी की एफएडी है। 41 एफएडी में इन्हीं टाइप के क्वेश्चन आपके रखे जाएंगे। तो आप लगातार क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है इसको सॉल्व करते रहिए। साथ साथ में आपके पास एक्स्ट्रा कोई बुक है तो उससे भी प्रैक्टिस करते रहिए। और लेवल बहुत हाई आपका नहीं होना चाहिए। जो लेवल मैं ला रहा हूँ इसी लेवल का आपको प्रैक्टिस बना के रखना है। ठीक है, तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। पीडीएफ के साथ आप प्रैक्टिस करिए ताकि अपनी तैयारी बेहतर हो जाए। ठीक है, तो देखिए, आई डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द फंक्शन, सी नाइदर डिड। तो देखिए, इसमें ऑप्शन ए बी सी डी दिया गया है। ई वही है जो सेंटेंस दिया गया है, इसी को यहाँ ऑप्शंस में कर दिया गया है। और कॉमन एरर के क्वेश्चंस में इसी तरह पुटअप किया जाता है। अब आपको इसमें पार्ट वाइज आपको बताना है कि किस में एरर है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें एरर है, नाइदर। ठीक है, सी नाइदर डिड में एरर हो जाएगा आपका। अब एरर क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। वर्ब जो होता है, जो वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के कभी पहले नहीं यूज होता है। आप यहाँ देख रहे हैं वर्ब जो है, सब्जेक्ट आपका यहाँ है, वर्ब उस सब्जेक्ट के पहले कभी यूज नहीं किया जाता है दोस्तों। ठीक है, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या दिया गया है, सी नाइदर डिड। अगर यहाँ पे यही सेंटेंस नाइदर डिड सी होता तब ये क्वेश्चन आपका राइट हो जाता। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में यहाँ क्या दिया गया, सी नाइदर डिड, अगर सी नाइदर डिड की जगह मैं एक बार मिटा के आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे दिया गया है सी नाइदर डिड, अगर यही होता कि आपका नाइदर डिड सी, नाइदर हो जाता फिर डिड सी, तब ये आपका सेंटेंस सही हो जाता। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में एरर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन ऑन द टाइम। मतलब कि आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, कृपया करके आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एग्जामिनेशन में समय से पहुंचिएगा। ठीक है, तो यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन ऑन द टाइम। अब इसमें देखते हैं एरर कहाँ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है काइंडली और रिक्वेस्टेड। तो मैं आपको बता दूं, काइंडली और रिक्वेस्टेड दोनों का जो मीनिंग होता है वो रिक्वेस्ट करना ही होता है। तो ये दोनों कभी भी एक जगह पे, एक स्थान पे यूज़ नहीं किए जाते। मतलब ये दोनों कभी भी एक साथ यूज़ नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका एरर हो जाएगा आपके ए पार्ट में हो जाएगा, यू आर काइंडली। आप देख रहे हैं काइंडली और रिक्वेस्टेड, भाई यहाँ तो या तो काइंडली होता है यू आर काइंडली टू अपेयर इन द एग्जामिनेशन ऑन द टाइम, या तो ये होता है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू अपेयर इन द एग्जामिनेशन ऑन द टाइम, तब ये राइट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे काइंडली और रिक्वेस्टेड दोनों दिया गया है। काइंडली और रिक्वेस्टेड कभी भी दोनों एक साथ यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसमें ए पार्ट में आपका एरर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, आई आस्क माई कजन ब्रदर टू कंपनी मी टू लद्दाख 41 एफएडी ट्रिप। देखिए दोस्तों, आपको लास्ट में दिख रहा होगा लद्दाख 41 एफएडी ट्रिप। ये तो मैं आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए लिख दिया हूँ। क्वेश्चन आपका लद्दाख तक ही है। ठीक है, लद्दाख तक था। हालांकि अगर मैं 41 एफएडी ट्रिप लिखा हूँ इसका मतलब ये मत समझिएगा कि क्वेश्चन गलत हो गया। ये क्वेश्चन भी आपका सही है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आपका यहीं तक था, लद्दाख तक मैंने इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया। अब देखिए इसमें एरर कहाँ है, आई आस्क माई कजन ब्रदर। देखिए दोस्तों, कज़न, यहाँ पे कज़न में ब्रदर और सिस्टर इंक्लूड दोनों होता है। जो कज़न की अगर बात की जा रही है, कज़न जो होते हैं
कज़न हमारे सौतेले होते हैं। अब सौतेले भाई बहन, कभी भी दोस्तों कज़न के लिए ये नहीं कि माई कज़न ब्रदर, माई कज़न सिस्टर, ऐसा कुछ यूज़ नहीं किया जाता। अगर आप अभी करते हैं तो ये गलत है, आप इस आदत को छोड़ दीजिए। तो कज़न में भाई बहन दोनों इंक्लूड है, तो कज़न आपने लिख दिया है तो ब्रदर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो कज़न में ही ब्रदर और सिस्टर इंक्लूड होता है, तो कज़न के साथ ब्रदर और सिस्टर यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। कज़न के साथ ब्रदर और सिस्टर का यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे कज़न के साथ ब्रदर था, तो इसमें आपका जो एरर हो जाएगा कौन से पार्ट में हो जाएगा, माई कज़न ब्रदर टू ए कंपनी, ठीक है। तो माई कज़न ब्रदर टू अ कंपनी, ठीक है। तो बी पार्ट में आपके एरर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि ये भी कॉमन एरर से ही रहने वाला है। इंडियन डिफेंस फोर्स फॉर द एनिमी टिल द लास्ट सोल्डर वॉज स्टैंडिंग। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। देखिए इंडियन डिफेंस फोर्स फॉर्ड द होगा, यहाँ पे होगा फॉट, ठीक है। फॉट मतलब लड़ना, FOUGST, जो कि आपका यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो इंडियन डिफेंस फोर्स फॉट द एनिमी टिल द लास्ट सोल्डर वॉज स्टैंडिंग, मतलब इंडियन डिफेंस फोर्स जो है वो एनिमी से तब तक लड़ा जब तक लास्ट शोल्डर उसका खड़ा रहा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसमें कॉमन एरर खोजेंगे, ठीक है। अब कॉमन एरर मैं आपको इसमें बता दूं, इंडियन डिफेंस फोर्स है आपके ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है फॉर द एनिमी, ऑप्शन सी में है टिल द लास्ट शोल्डर वॉज स्टैंडिंग, ऑप्शन डी में है नो एरर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो आपका एरर हो जाएगा आपका ए ही पार्ट में हो जाएगा, पार्ट ए में। अब पार्ट ए में क्यों, अब आप देख रहे हैं पार्ट ए तो बहुत सिंपल सा दिया, इंडियन डिफेंस फोर्स। लेकिन दोस्तों यहाँ इंडियन डिफेंस फोर्स माने मीन्स आपका सारे फोर्स आ गया इसमें। इंडियन डिफेंस फोर्स में मतलब इंडिया के जो फोर्स हैं डिफेंस की, सुरक्षा जो है हमारे भारत में वो 3 तरह की है। एक नेवल वाली है, नेवी की जिसको बोलते हैं, दूसरी कौन सी है, एयरफोर्स की है, और तीसरी कौन सी है, इंडियन आर्म फोर्स की है। तो तीनों को यहाँ पे इंक्लूड किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर सिर्फ इंडियन फोर्स होता, इंडियन फोर्स फॉर द एनिमी टिल द लास्ट शोल्डर वॉज स्टैंडिंग, तब ये क्वेश्चन राइट हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ इंडियन डिफेंस फोर्स, यहाँ पे ए पार्ट में ही आपका एरर हो जाएगा, इंडियन डिफेंस फोर्स, ठीक है। तो इंडियन डिफेंस फोर्स आपका ए पार्ट में एरर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, आई कुड सीक्रेटली थिंक व्हाट आई वॉज सेइंग और व्हाट वॉज बीइंग सेड टू मी, नो एरर, ठीक है। आपको बताना है इसमें कि कौन से पार्ट में एरर है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इस सेंटेंस को अगर आप एक बार फिर से मैं पढ़ता हूँ, हो सकता है आप लोग उसी में समझ जाएं। आई कुड सीक्रेटली थिंक्स व्हाट आई वॉज सेइंग और व्हाट वॉज बीइंग सेड टू मी। देखिए इस पार्ट में किसी भी प्रकार का कोई भी एरर नहीं है। आई कुड सीक्रेटली थिंक्स मतलब वो एक अपने आप से सीक्रेटली थिंक्स मतलब सीक्रेटली वो सोच रहा है, मतलब कि चुपचाप सोच रहा है। व्हाट आई वॉज सेइंग मतलब मुझे क्या कहना था, एंड व्हाट वाज बीइंग सेड टू मी मतलब कि अब उसने क्या कह दिया, ठीक है। तो ये तो सीधा सीधा सेंटेंस आपको दिख रहा है, यहाँ पे किसी प्रकार का एरर नहीं है। तो इस पार्ट में किसी प्रकार का एरर नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, नो एरर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन मिलेंगे। अभी तक हमने सॉल्व किया कॉमन एरर से, अब रहेंगे आपके क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। डोंट यू ऑलवेज फील वेरी डैश व्हेन यू आर होम। अब ऑप्शन दिए हैं हैप्पी, हार्डली, हैप्पी। हैप्पी 2 बार रिपीट हो गया है दोस्तों, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। नाइसली, वैसे आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन 2 बार रिपीट नहीं होंगे, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों। अभी भी मैं बहुत परफेक्ट टीचर नहीं हूँ दोस्तों, मैं आपके जैसा ही भाई हूँ आपका, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं हूँ, मैं भी टाइपिंग करता हूँ, मेरे से भी थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो ही जाती है दोस्तों, जो कि मैं बहुत ही मेहनत से, बहुत ही टाइम दे के इसमें मेहनत करता हूँ दोस्तों। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों आपको ही पता है, मैं भी ह्यूमन बींग हूँ, आप भी ह्यूमन बींग है, समझ सकते हो कि स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, हैप्पी, ठीक है। अब एक बार हैप्पी के साथ सेंटेंस को पढ़ते हैं। डोंट यू ऑलवेज फील वेरी हैप्पी व्हेन यू आर होम, ठीक है। डोंट यू ऑलवेज फील वेरी हैप्पी व्हेन यू आर होम मतलब हमेशा खुश मत हो जब आप घर पे हैं। अब देखिए इसमें हैप्पी ही क्यों यूज़ हुआ, हार्डली क्यों नहीं हुआ और नाइसली क्यों नहीं हुआ, उसका रीज़न मैं बताता हूँ। देखिए हैप्पी जो है, हैप्पी जो होता है ये एडजेक्टिव है, ठीक है, और वो फीलिंग को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे हैप्पी जो है ये फीलिंग को इंडिकेट कर रहा है ना। अब यहाँ पे
डोंट यू ऑलवेज फील वेरी हैप्पी। अब यहाँ पे फील की बात हो रही थी तो क्या नहीं करना चाहिए हमको, नाइसली तो होगा नहीं, और ये तो रिपीट ही हो गया है, हार्डली का कोई मतलब ही नहीं बनता है, कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फीलिंग जो इंडिकेट कर रहा है वो हैप्पी होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट। ये भी फिल इन द ब्लैंक से ही आपका क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पढ़ते हैं क्या है। दिस इज डैश डैट, दिस इज डैश डैट। अब आपके ऑप्शन दिए गए हैं, द सेम एज, द सेम दैट, डिफरेंट दैट या डिफरेंट। थोड़ा सोच के आंसर दीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा टफ हो गया है क्वेश्चन। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दिस इज दैट दैट में जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों मैं आपको सारा क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले तो आप चुटकियों में उसको सॉल्व कर दें। ठीक है, तो मैं हर क्वेश्चन को आपको समझाते हुए चलूंगा। अब देखिए, दिस इज द सेम एज दैट यहाँ पे हो जाएगा। अब क्यों होगा उसका रीज़न मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको रीज़न बताता हूँ बी और सी पार्ट का, क्यों वो गलत है और ये क्यों सही है। द सेम एज दैट, देखिए बी और सी ऑप्शन में आपका क्या था कि दोनों में सेंटेंस में लास्ट में दैट आ रहा था, और यहाँ पे भी हमने दैट देखा है, तो ये सेंटेंस में सुइटेबल नहीं करेगा, सेंटेंस ही गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, 2 बार डैट हो नहीं सकता है, ये सेंस लगाइए आप कि 2 बार तो डैट नहीं हो सकता, लास्ट में अगर ये गया तो डैट। अब बची बात डिफरेंट की। ठीक है, दिस इज डिफरेंट डैट, इसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा है और ना ये सुइटेबल यहाँ पे सूट कर रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे लगा रहे हैं दिस इज द सेम एज दैट, मतलब ये जो है सेम एज दैट उसी प्रकार है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ही हैड टू पे द लाइब्रेरी फॉर द डैश बुक। ठीक है, ही हैड पे द लाइब्रेरी फॉर द डैश बुक। आपको इसमें से ऑप्शन दिया गया है ए बी सी डी, इसमें से चूज करिए कि कौन सा सेंटेंस यहाँ पे सही साउंड कर रहा है, कौन सा सेंटेंस यहाँ पे सुइटेबल बैठेगा। ठीक है, तो चलिए मैं आंसर बताता हूँ दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अब एक बार क्वेश्चन को, सेंटेंस को पढ़ते हैं। ही हैड टू पे द लाइब्रेरी फॉर द लॉस्ट बुक। ठीक है, अब उसको लाइब्रेरी में पे करना पड़ रहा है, उसने कोई बुक इशू कराया होगा लाइब्रेरी में, वो खो गई है, अब उसके लिए उसको वहाँ पे पेमेंट देना पड़ रहा है। ठीक है, आपके साथ भी कभी हुआ होगा, स्कूल या कॉलेज में आपने बुक कभी इशू कराया होगा, लाइब्रेरी से खो गई होगी तो आपको भी पेमेंट देना पड़ा होगा। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं दोस्तों, ब्लैंक की जो जगह है यहाँ पे नाउन बुक को मॉडिफाई कर रहा है। ये जो ब्लैंक वाली जगह है, जो नाउन है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, बुक को। तो आपको ये पता ही होगा, अगर नाउन यहाँ पे बुक को मॉडिफाई कर रहा है तो नाउन सिर्फ एडजेक्टिव को ही मॉडिफाई कर सकता है। नाउन जो होता है वो सिर्फ एडजेक्टिव को ही मॉडिफाई कर सकता है, आपने पढ़ा भी होगा। तो यहाँ पे यानी कि ब्लैंक स्थान जो है, ये जो हमारा, एक बार मिटा देता हूँ मैं इसको, जो हमारा ये ब्लैंक स्थान है, ये जो खाली जगह जहाँ पे भरना है, जो ये हमारा ब्लैंक स्थान है, यहाँ एक एडजेक्टिव होना चाहिए जो नाउन यानी कि बुक को मॉडिफाई करे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही सरल भाषा में आप लोग को समझा रहा हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज मैरी लाइक। सी, अब आगे आपको फुल स्टॉप दिया है, ये सेंटेंस आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे सेंटेंस आपका जाके खत्म नहीं हो गया, सेंटेंस आपका यहाँ आके खत्म होगा, क्वेश्चन मार्क पे ही आपका सेंटेंस नहीं खत्म हुआ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज मैरी लाइक सी। अब आगे देखिए क्या है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, इसी में से आपको बताना है। ऑप्शन मैं पढ़ूंगा नहीं इस बार। तो चलिए मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इज़ वेरी प्रीटी। यहाँ पे मैरी की क्वालिटी के, यहाँ मैरी की इंक्वायरी हो रही, मैरी के बारे में पूछा जा रहा है कि मैरी किस प्रकार है, तो सी इज़ प्रीटी। ठीक है, मैरी, व्हाट इज मैरी लाइक, तो सी इज प्रीटी। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इज वेरी वेल, तो इसकी फीलिंग के बारे में थोड़ी पूछा जा रहा है, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही राइट हो जाएगा। लाइक आइसक्रीम, कैसी बात है, यहाँ पे मैरी के बारे में पूछा जा रहा है। लाइक आइसक्रीम, कौन ऐसा इंसान है जो आइसक्रीम जैसा है। लाइक टू, इज लाइक टॉल, वो लंबी जैसी है। लंबी जैसी क्या भाई, लंबी है तो लंबी है, बताओ कि हाँ लंबी है। तो इस पर जो परफेक्ट आपका बैठेगा वो हो जाएगा व्हाट इज मैरी लाइक, तो सी इज लाइक अ प्रीटी गर्ल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ डिड द वाटर फील। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फीलिंग की बात हो रही। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आगे ये सेंटेंस फिर से चलेगा, हाउ डिड द वाटर फील। अब वाटर कैसा फील, वाटर की फीलिंग के बारे में यहाँ बात की जा रही है। तो आपको पता होगा वाटर की फीलिंग वार्म, यहाँ पे ठंडे गर्म की, यहाँ पे फीलिंग की बात की जा रही है ना। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है जो कि आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ से हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे, उसके बाद स्पेल चेक के बाद एंटोनियम्स और सिनोनियम्स। दोस्तों बहुत ही अच्छे से पढ़ते चलिएगा। ठीक है, बहुत ही इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन ही आपके लिए लिए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहने वाले हैं। दोस्तों मैं आपके लिए जब इतना मेहनत करता हूँ तो आपको भी 1 सेकेंड लगेगा लाइक करने में, तो आप ज़रूर लाइक करें। अगर आप लाइक करते हैं वीडियो को तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है दोस्तों, और भी वीडियो बनाने की हमको प्रेरणा मिलती है। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है दोस्तों, जब हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी वीडियो को 1 सेकेंड में लगेगा लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो लाइक करना मत भूलिएगा। अब मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा जो भी अभी वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, तो वन हु थिंक्स और स्पीक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ, इसका मतलब ये होगा दोस्तों जो बहुत सोचता है, जो बहुत सोचता है और बोलता भी बहुत है। ठीक है, तो उसको जो बोलते हैं दोस्तों वो बोलते हैं ईगोटिस्ट। ठीक है, ईगोटिस्ट, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा आप जल्दी करेंगे। ईगोटिस्ट का हिंदी में मतलब होता है अहंवादी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रहने वाला है। 15 तक आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से ही क्वेश्चन मिलेंगे। टू प्ले द पार्ट ऑफ एंड फंक्शन एज सम अदर पर्सन, टू प्ले द पार्ट ऑफ एंड फंक्शन एज सम अदर पर्सन। ठीक है, तो इसका मतलब आप जान लेते हैं। पहले सबसे पहले आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसका मतलब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले तो आपको मतलब जानना जरूरी होता है। अगर आपको मतलब पता है, ऑप्शन आपके हाथ में है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसमें पूछा है टू प्ले द पार्ट ऑफ, मतलब किसी व्यक्ति की भूमिका निभाने की बात की जा रही है, मतलब किसी की एक्टिंग करने की बात की जा रही है, कुछ कोई एक्ट प्ले करने का। एंड फंक्शन, ठीक है, एंड फंक्शन एज सम अदर पर्सन, यानी कि किसी व्यक्ति की भूमिका निभाने और कार्य करने के लिए, यानी कि अभिनय करना, किसी का रोल करना, जैसे एक्टर करते हैं, या हम कभी मंच वंच पे हमारे स्कूल में या कॉलेज में आपने किया होगा स्किट, छोटा मोटा लघु नाटिका वगैरह किया होगा, तो उसी की बात की जा रही है, किसी व्यक्ति की भूमिका निभाने और कार्य करने के लिए। मतलब किसी एक प्रॉपर, जैसे महेंद्र सिंह धोनी आपका, आपने बायोग्राफी का जो मूवी बना था सुशांत सिंह राजपूत के, उसमें एक्टर थे, तो MS धोनी की मूवी बनी थी, तो जो उसमें यहाँ पे वही बात की जा रही कि किसी व्यक्ति की भूमिका निभाने का कार्य करने के लिए। अब महेंद्र सिंह धोनी की भूमिका उसमें निभाई थी किसने, सुशांत सिंह राजपूत ने। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, वो आप ऑप्शन नंबर ए इम्पर्सोनेट। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, इम्पर्सोनेट का मतलब दोस्तों होता है अभिनय करना, जो कि मैं इतनी देर से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अभी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका ऑपरेशन ऑफ बॉडी आफ्टर डेथ। सबको पता होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी मैंने रखा कि आपको रिकॉल हो जाए कि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऑपरेशन ऑफ बॉडी आफ्टर डेथ होमेज होता है, मॉर्चुरी होता है, या पोस्टमार्टम होता है, या ऑबिटरी होता है। ऑबिटरी तो होगा नहीं दोस्तों, आपको सबको पता होगा कि कोई किसी का डेथ हो जाता है, एक्सीडेंटल डेथ होता है, या कोई केस वगैरह होता है कि ऐसे डेथ हो जाता है, तो उसका क्या हो जाता है, पोस्टमार्टम। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपका पोस्टमार्टम, ये क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है वन हु एक्सेप्ट प्लेजर एंड पेन इक्वली। वन हु एक्सेप्ट प्लेजर और पेन इक्वली। प्लेजर और पेन का मतलब होता है दोस्तों दुख और सुख दोनों एक साथ। पेन का मतलब हो गया दुख, प्लेजर मतलब होता है आपको पता ही होगा सुख या किसी चीज़ की खुशी है। तो वन हु एक्सेप्ट प्लेजर एंड पेन इक्वली, यानी कि जो सुख और दुख को समान रूप से स्वीकार करे, उसको क्या कहते हैं आपको वो बताना है। आपके ऑप्शन है स्टोइक, ह्यूमैनिटेरियन, या थेस्पियन, या सैडिस्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, स्टोइक। स्टोइक है इसका राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे वन हु एक्सेप्ट प्लेजर एंड पेन का मतलब मैंने बताया कि जो सुख और दुख को समान रूप से स्वीकार करता है, तो उसका हिंदी में मीनिंग आपको जानना जरूरी है कि स्टोइक का मतलब होता है उदासीन। ठीक है,
चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15, जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। इसके बाद हम स्पेल चेक करेंगे। हैंड राइटिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, ऐसी हैंड राइटिंग जो बहुत ही कठिन और इम्पॉसिबल टू रीड होती है, ठीक है, अस्पष्ट जिसको बोलते हैं, अपठनीय, ठीक है, उसको पढ़ा ही नहीं जा सकता है, तो इलिजिबल होगा उसका, ठीक है, एलिजिबल, इलिजिबल जो ऑप्शन नंबर। ये दोस्तों यहाँ तीनों एक समान दिख रहे होंगे, आई आई आई, तो वो फर्स्ट वाला आपका आई है, उसके बाद एल है, ठीक है, फर्स्ट वाला आपका आई है, उसके बाद एल है, ठीक है, तो एलिजिबल इसका मतलब होता है अपठनीय या अस्पष्ट, ठीक है, अपठनीय या अस्पष्ट, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है स्पेल चेक का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 से हम 20 तक करेंगे स्पेल चेक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड इन वर्ड। अब सब क्वेश्चन में से यही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें से मैं आपको सिर्फ करेक्ट स्पेलिंग ही बताऊंगा, करेक्ट जो है वही मैं बताऊंगा। इसमें जो और भी स्पेलिंग है जब मैं पढ़ूंगा तो गलत प्रोनाउंस होगा, क्योंकि इसमें एक ही तो सही है। जैसे यहाँ पे ऑब्जर्व, एक मैं मान लेता हूँ ऑब्जर्व है, ठीक है, मान लिया मैंने ऑब्जर्व है, ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वेंट है या ऑब्जर्वर, ये तो मान लो पढ़ा जा चुका है, ठीक है। इस टाइप के स्पेलिंग पढ़ लिया हमने, लेकिन और भी स्पेलिंग हमको आगे मिलेंगे जो पढ़ा नहीं जाएगा, तो मैं उसको पढ़ूंगा नहीं, जो राइट होगा मैं आपको वो बताऊंगा, आप उस पर थोड़ा सोचिएगा, मैं उसको समझा भी दूंगा। ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको ऐसे रटाने वाला, मैं दोस्तों कोई भी सेशन मेरा ऐसा नहीं जाएगा जो आपको ऊपरी से पढ़ाई हो। मैं आपको मैथ कराऊंगा, रीजनिंग कराऊंगा, जितना भी आपने सेशन अभी तक देखा होगा मैं आपको हमेशा समझा के कराता हूँ, ठीक है। ताकि मेरा सिर्फ मकसद ये नहीं कि मुझे वीडियो बनाना है, आपको दिखाना है, बस, ठीक है। मुझे मेरा बस काम है दोस्तों आप तक वीडियो पहुंचाना और साथ साथ में आपको समझाना, साथ में आपको पीडीएफ देना कि आपकी तैयारी बेहतर हो पाए। मैंने दोस्तों यूट्यूब पे एक वीडियो देखा कि मेरा ही पीडीएफ से कोई एक वीडियो बना के डाल दिया, तो बहुत ही गलत बात है दोस्तों। पता नहीं वो हमारे स्टूडेंट ही हैं, कोई हमारे भाई ही हैं या कोई और, बहरहाल छोड़ो दोस्तों, कुछ कर नहीं सकते हैं। मैं अपने कोई पीडीएफ में थम कोई भी अपना वाटर मार्क नहीं देता हूँ, तो उनको भी थोड़ा आसान हो गया। खैर अब ये गलती मैं भी नहीं करूँगा, वाटर मार्क लगा दूंगा, क्योंकि दोस्तों मैं इतना मेहनत करता हूँ, कोई और उस कंटेंट को यूज़ करे, कितना मेहनत करके आपके लिए मैं कंटेंट तैयार करता हूँ, ठीक है। उस कंटेंट को कोई और फिर गलत इस्तेमाल करे कि मेरा मेहनत किया है और फिर वो गलत इस्तेमाल कर रहा है। मैं आपको पढ़ाने के लिए दोस्तों, पढ़ने के लिए, मेरे से व्हाट्सएप में ना जाने कितने लोग आए दिन मैसेज करते रहते हैं कि मुझे पीडीएफ भेज दीजिए, पीडीएफ, जो कि मैंने टेलीग्राम चैनल बना रखा है। टेलीग्राम चैनल पे मैं सारे पीडीएफ को भेज देता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज देता हूँ, लेकिन फिर भी दोस्तों लोग वहाँ पे आते हैं, मुझे पर्सनली भी मैसेज करते हैं कि मुझे भेज दो, मैं उनको भेज देता हूँ। कल एक बंदे ने मुझे मैसेज किया था कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए सारी, पता नहीं वही बंदे ने वो वीडियो बनाया है कि किसने बनाया है, लेकिन उस बंदे ने, अब जिसने भी वीडियो बनाया है, अब मुझे नहीं पता कौन है, वो मेरा स्टूडेंट है या कोई और है बाहरी, ठीक है। जिसने भी बनाया कोई बात नहीं, ठीक है, बनाया ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए किसी और कंटेंट को। नहीं, मैं कॉपी क्लेम नहीं मारूंगा कि मैं आपके ऊपर कोई कॉपी क्लेम मारूंगा, लेकिन नहीं करना चाहिए ऐसा, ठीक है। तो दोस्तों मैं आप लोग के लिए इतना हेल्प कर रहा हूँ, आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी मेहनत से पढ़ें, ठीक है, और 41 एफएडी इस बार क्रैक करें, ठीक है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑब्जर्वर, ठीक है, देखने वाला, ऑब्जर्वर, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। ऑब्जर्वर मतलब होता है देखने वाला, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें है मिलेनियम, मिलेनियम, ठीक है। और मिलेनियम का और भी जितने स्पेलिंग दी है ये सब रॉन्ग स्पेलिंग है। मिलेनियम का जो करेक्ट स्पेलिंग होता है MILLENNIUM, ठीक है, MILLENNIUM, तो जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है प्रीफरेंस, ठीक है। अब यहाँ पे प्रीफरेंस का आपको स्पेलिंग दिया गया, कौन सा परफेक्ट है, जिन्होंने पढ़ा होगा उनके लिए तो बहुत ही आसान होगा, अभी तक उन्होंने टिक भी कर लिया होगा कि कौन सा आंसर राइट है, ठीक है। तो नहीं जिन्होंने किया है, चलिए मैं बताता हूँ, वीडियो लंबी ना हो इसीलिए थोड़ा फास्ट बोलने लगा हूँ दोस्तों, ठीक है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। प्रेफरेंस का मतलब होता है पसंद, आप किस में प्रेफरेंस करते हैं। जैसे आप आर्मी में सेलेक्ट हो जाएंगे, आप 41 एफएडी में आप सेलेक्ट हो जाएंगे, आप फायरमैन में गए, ट्रेडमैन में गए, आपको कई प्रकार की जॉब, मतलब कई प्रकार की ट्रेड में ड्यूटी मिलेगी। हो सकता है कभी थिएटर में ड्यूटी मिल जाए, या डिपो के अंदर ड्यूटी मिल जाए, या आपको कभी लगेज के साथ जाना पड़े, या आपको कहीं ऑमनेशन उठाने जाना पड़े, बहुत टाइप की आपकी ड्यूटी लग सकती है, ठीक है दोस्तों। तो आप वहाँ पे प्रेफरेंस मांगा जाएगा कि आप किस में प्रीफर करते हैं। हो सकता है ऐसा,
ज़रूरी नहीं आपके लिए हमेशा यही बोले, हो सकता है इंडियन आर्मी बोले यही काम करना है तो यही करना है, हर जगह आपसे पसंद नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, अब देखिए इसमें जो करेक्ट स्पेलिंग है इसमें आपको खोजना है कौन सा इसमें करेक्ट स्पेलिंग है। 4 स्पेलिंग आपको दी गई है, इसमें से करेक्ट स्पेलिंग जो है आपको वो खोजना है। आपने दोस्तों पढ़ा होगा, ठीक है, आपने पढ़ा होगा इस टाइप के स्पेलिंग्स को, आपसे रिलेटेड कुछ ऐसा मिल रहा है जो आपने कभी पढ़ा है? मुझे तो मिल गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, थ्रेसर्स, ठीक है। इसका मतलब होता है शब्दकोश, जिसको हम डिक्शनरी भी बोलते हैं, एक अलग वर्ड में इसको डिक्शनरी भी बोलते हैं, ठीक है, कोश, शब्दकोश, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब यहाँ पे भी आपको वही करना है, करेक्टली स्पेल्ड। अब यहाँ पे जो वर्ड है इसको हम शायद पढ़ सकते हैं इंडिपेंडेंस। अब देखिए इंडिपेंडेंस मैं आपको पढ़ के बता दिया हूँ, अब आप इसमें से खोज लीजिए कौन सा स्पेलिंग सही है। अब तक आपको पता चल गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ मैक्सिमम लोगों को इसका इंडिपेंडेंस का जो स्वतंत्रता का स्पेलिंग है मैक्सिमम लोगों को पता होगा, ठीक है, आज़ादी जिसको बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, इंडिपेंडेंस, ठीक है, INDEPENDENCE, ठीक है। ए का कोई रोल नहीं होता, हर जगह ई, ठीक है, INDEPENDENCE, इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मतलब क्या होता है? आज़ादी, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24, 25। यहाँ से हम करेंगे 21 से 25 तक क्वेश्चन, जो कि आपके एंटोनियम से यानी कि विलोम या कि अपोजिट वर्ड, जो वर्ड आपका दिया गया इसी का अपोजिट वर्ड रहेगा इसमें, ठीक है। अब देखते हैं पहला वर्ड हमारा क्या है, बिहाइंड। बिहाइंड मतलब क्या होता है दोस्तों? पीछे। तो इन फ्रंट मतलब होता है आगे, बिहाइंड मतलब पीछे। क्लेवर मतलब होता है चतुर, और स्टूपिड उसका विलोम हो जाएगा, स्टूपिड मतलब होता है मूर्ख, ठीक है। कॉस्टली मतलब होता है महंगा, ठीक है। चीप मतलब होता है सस्ता। आप कभी मार्केट या कहीं मॉल में जाते हैं तो कॉस्टली चीज़ होती है, ठीक है, एक चीप चीज़ होती है, तो आप चीप ही लेना पसंद करते हैं, मैं भी चीप ही लेना पसंद करता हूँ भैया, ठीक है। अब आगे क्या है, बिहेवियर, ठीक, सॉरी दोस्तों, बैचलर। अब बैचलर का है क्या, मैरिड। बैचलर मतलब होता है अविवाहित, और मैरिड मतलब होता है विवाहित, ठीक है। आगे है ऑलवेज, उसके बाद है नेवर, ठीक है। ऑलवेज मतलब हमेशा, नेवर मतलब कभी नहीं। मतलब आपको साथ में समझा रहा हूँ, अगर मैं आपको ऐसे भी पढ़ा सकता हूँ। बिहाइंड का इन फ्रंट हो गया दोस्तों, क्लेवर का स्टूपिड, कॉस्टली। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको इसका मतलब बताऊंगा तो आप अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि मैं हर वीडियो में 5 से 10 आपको एंटोनियम सिनोनियम्स करा रहा हूँ, और आप इन्हीं एंटोनियम सिनोनियम्स से करते रहिए दोस्तों। इन्हीं में से आपको कम से कम 2 या 3 एंटोनियम सिनोनियम्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपने समझ गया होगा, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। बिहाइंड मतलब आगे, तो इन फ्रंट मतलब, बिहाइंड मतलब पीछे, तो इन फ्रंट मतलब आगे। क्लेवर मतलब चतुर, तो स्टूपिड मतलब मूर्ख। कॉस्टली मतलब महंगा, चीप मतलब सस्ता। बैचलर मतलब अविवाहित, मैरिड मतलब विवाहित। ऑलवेज मतलब हमेशा, नेवर मतलब कभी नहीं। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26 to 30। यहाँ से हमारा शुरू होता है सिनोनियम्स 26 से 30 तक, ठीक है। चलिए हम एक एक करके इसको भी पढ़ लेते हैं। पहला है डिकेड, ठीक है, जो कि 26 है। अब डिकेड मतलब क्या होता है आपको यही नहीं पता होगा तो क्या पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है, डिकेड मतलब होता है सड़ा हुआ, ठीक है। तो ये जो रोटेन है, फेडेड है और करप्ट है, इसका मतलब भी सड़ा हुआ है। यहाँ पे क्या है, पर्यायवाची। आपको एंटोनियम्स मतलब क्या होता है, सिनोनियम्स मतलब पर्यायवाची, एंटोनियम मतलब होता है विलोम। तो अब हम पर्यायवाची, पर्यायवाची का मतलब आपने पढ़ा होगा दोस्तों, एक ही शब्द के कई सारी मीनिंग। तो यहाँ पे जो शब्द था हमारा, जो वर्ड था, यहाँ पे वर्ड था डिकेड। डिकेड का मतलब होता है सड़ा हुआ, तो रोटेन का मतलब भी सड़ा हुआ, फेडेड का मतलब भी सड़ा हुआ, करप्ट का मतलब भी सड़ा हुआ। दूसरा वर्ड हम देखते हैं क्या है, डिफेंस। डिफेंस का मतलब होता है दोस्तों कि रक्षा करना। जैसे कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर अभी कौन है, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, आप मुझे इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हु इज द प्रेजेंट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, हु इज़ द प्रेजेंट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। आप इंडियन आर्मी डिफेंस में एग्जाम देने जा रहे हैं और आपको इस क्वेश्चन को जरूर जानना होगा, और अगर जिसको पता है अच्छी बात है, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा, ठीक है। हु इज़ द डिफेंस मिनिस्टर, प्रेजेंट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ डिफेंस का मतलब है कि रक्षा करना, तो मतलब शेल्टर, स्क्रीन या डिच, इसका मतलब भी क्या होता है कि रक्षा करना। अब है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल मतलब क्या होता है दोस्तों, असमान स्थिति,
एबनॉर्मल मतलब जो होता है असामान्य स्थिति, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन, इरेगुलर, अननेचुरल या अनयूजुअल, इसका सिमिलर मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला वर्ड जो है कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों, परिणाम, किसी भी चीज़ का परिणाम, रिजल्ट, इशू, आउटकम, ठीक है। तो उसका जो परिणाम होता है, जैसे आपने 41 एफएडी में एग्जाम दिया और एग्जाम देके आपने फिजिकल दे दिया, फिजिकल के बाद आपने रिटर्न दिया, रिटर्न के बाद आपका सब हो गया। अब आप घर आएंगे तो क्या करेंगे, कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट का इंतजार करेंगे, ठीक है, परिणाम का इंतजार करेंगे कि कब से वहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो, कब से वहाँ से ज्वाइनिंग लेटर आए। अभी आपका कॉल लेटर आए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तब वहाँ से क्या आएगा, ज्वाइनिंग लेटर। उसी दिन आपको चढ़ेगी वर्दी, आप पहुँचेंगे 41 एफएडी लेह लद्दाख, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा जगह है दोस्तों, हाई एल्टीट्यूड एरिया है, बहुत बेहतरीन जगह है, ठीक है। अब अगला सेंटेंस हम पढ़ते हैं, अगला वर्ड पढ़ते हैं, क्या है, फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब आपने सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा, उपजाऊ होता है। तो फ्रूटफुल मतलब जो जगह, जैसे हमने मान लो, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एक छोटा सा हमारे घर के सामने एक गार्डन है, वहाँ पे हमने धनिया लगा लिया। तो हम जब भी धनिया वहाँ पे लगाते हैं या कोई भी मतलब सब्जी लगाते हैं, धनिया या कुछ भी, पालक, मूली, गाजर जो भी लगाते हैं, वो हमेशा वहाँ पे बहुत ही सुंदर होता है। बोलते नहीं, उस खेत में वहाँ ज़्यादा अच्छी होती है, उस खेत में वो चीज़ नहीं होता। तो यहाँ पे फर्टाइल, उपजाऊ जो है, फ्रूटफुल है ना, वो फ्रूटफुल, भाई हमको फ्रूटफुल है, वो अच्छा है, ठीक है, फर्टाइल है, उपजाऊ है। रीच भी उसी का सिमिलर मीनिंग है, रीच। उसके बाद प्रो क्या लिखा हुआ है, प्रोलिफिक, ठीक है, तो इसका भी वही सेम है, ठीक है। तो उपजाऊ, तीनों का एक ही मीनिंग हो जाएगा, उपजाऊ। तो दोस्तों इसमें हमने टॉप 30 क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। और दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा। बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाया हूं, तो दोस्तों आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।